नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में तराई और साथ ही अतिथि गृह में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने जिला प्रशासन की तरफ से किए गए अभिनव कार्यों और चुनौतियों को राज्यपाल के सामने रखा है। जिलाधिकारी ने बताया कि किस प्रकार से कई केंद्र और राज्य की योजनाओं के माध्यम से पूरे जिले को लाभान्वित भी किया जा रहा है। तो मंगलौर उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मंगलौर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंगलौर विधानसभा के प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना के पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार मंगलौर विधानसभा से करतार सिंह बढ़ाना को जिताने का काम करें, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। पार्टी जिस प्रकार से अपना एक छोटा सा वार्ड मेंबर का चुनाव जितनी गंभीरता से लड़ती है, वो हर एक चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ में, चाहे वो मेन चुनाव हो चाहे वो उपचुनाव हो, पूरी गंभीरता के साथ, पूरा संगठन तत्परता के साथ, सजगता के साथ में चुनाव लड़ती है। और रही बात मंगलौर उपचुनाव की, निश्चित रूप से मंगलौर उपचुनाव में अब की बार कमल का फूल खिलेगा। और जिस प्रकार से यहाँ के संगठन का, कार्यकर्ताओं का और जनता का रुझान निकल कर आया है। देश के महान क्रांतिकारी भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और साथ ही सैनिक कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का भी कहना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को आज याद किया जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए हैं, कार्यकर्ताओं को उससे प्रेरणा मिलती है। उनका भी कहना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन दर्शन से बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी ले रहे हैं। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, हमारे प्रेरणा पुरुष, जिनकी प्रेरणा से आज हम भारतीय जनता पार्टी में करोड़ों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनका बलिदान दिवस है। उन्होंने भारत की अखंडता के लिए सत्ता को ठोकर मारकर जो जम्मू कश्मीर के अंदर परमिट व्यवस्था थी, उस परमिट व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उन्होंने कश्मीर कूच का आह्वान किया था और वो कश्मीर गए और निश्चित रूप से देश की अखंडता के लिए वो जम्मू एंड कश्मीर की जेल में ही उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। भीमताल विधायक राम सिंह खेड़ा ने भीमताल विकास भवन में भीमताल, ओखलकांडा, धारी और रामगढ़ की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। राम सिंह खेड़ा ने कहा कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र में पानी और बिजली की समस्या से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन अधिकारी धरातल पर समस्या हल नहीं कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ पानी की संकट भी लगातार विकराल रूप धारण कर रहा है, जिसको लेकर अधिकारियों के साथ में एक बैठक का भी आयोजन किया गया और साथ ही समस्याओं को लेकर इस बैठक से करके कैसे समस्याओं से निजात मिले, इस पर मीटिंग भी हुई और जिसको लेकर लगातार आपको बताते चलें कि पानी का जो लेवल है वो कम हो रहा है, जिसको लेकर कई तरह की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही, जिसको लेकर बैठक की गई है। तहत हर गांव में नरेंद्र मोदी जी ने, पुष्कर धामी जी ने जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए दिया है।
किसी गांव में 1 करोड़, किसी गांव में 2 करोड़, कहीं 10 करोड़, कहीं 25 करोड़, कहीं 50 करोड़। लेकिन जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से मेरे लोगों को, गांव के लोगों को, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग पानी से परेशान रहते हैं उनको पानी मिला है। इन सभी समस्याओं को लेकर के आज सभी विभागों को यहाँ पर आमंत्रित किया था। माननीय मुख्यमंत्री का अधिकारी और सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे और भीमताल विधानसभा क्षेत्र में बरसातों में हमारे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़े और लोगों को पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क आदि कुछ दिन पहले रायपुर में गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई है तो वहीं 2 लोग घायल भी हो गए थे। गोलीकांड के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं, जिसका इंचार्ज सीओ डोईवाला अभिनय चौधरी ने को भी यहां पर बनाया गया है। जैसे कि ये रायपुर हत्याकांड बहुत संवेदनशील मुद्दा था, तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए जिला स्तर पर एक एसआईटी का गठन किया गया है। उसका मैं भी हिस्सा हूं और ये पूरी टीम जो है, ये जितने भी अभियुक्त गण हैं, इनकी सबकी चल अचल संपत्ति जितनी भी अवैध है, जितना इन्होंने जमीनें इकट्ठी की हैं, जितना इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, इनके बैंक अकाउंट और इनके वाहन जितने भी इन्होंने इकट्ठा किए हैं, उस सबकी हम लोग जांच कर रहे हैं और बहुत जल्द इसमें गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करके उन सबके जब्तीकरण की कार्यवाही इसमें की जाएगी। युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष राहुल कंबोज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया है। दरअसल महाराणा प्रताप चौक पर नीट परीक्षा में हुई पेपर लीक धांधली और यूजीसी नेट पर पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर इस्तीफे की मांग की है। ये देश में बहुत ही उग्र आक्रोश है। छात्रों के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। नीट की परीक्षा, जिस तरीके से नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, बच्चे परेशान है। इतनी महंगाई के समय में बच्चे कैसे कैसे करके एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद पता चल रहा है कि नीट का एग्जाम लीक हो जा रहा है। तो आज हमने यहाँ मुख्य चौराहे पर धर्मेंद्र प्रधान जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं केंद्र में, उनका आज पुतला फूका है और उनसे आज मांग की गई है कि इसकी उच्च सुनवाई हो और इसकी जांच हो और उनसे इस्तीफे की मांग करी है। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा में लगातार सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला कीर्तिनगर ब्लॉक के खोला से सील कपरोली मोटर मार्ग का है, जहां पर बिना स्वीकृति के लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाए जा रहे सड़क निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने सड़क पर दीवार निर्माण कर रोक दिया है। वहीं ग्रामीणों का भी कहना है कि विभाग द्वारा बिना गांव वालों की स्वीकृति के लिए सिंचित भूमि पर भी सड़क निर्माण कार्य किया गया है। साथ ही निर्माण से लोगों की सिंचित हुई भूमि जो है वो पेयजल लाइन और खेतों को सींचने वाली नहर भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों ने भी सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सड़क पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्माण नहीं किया जा रहा है। मीडिया बंधुओं का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग यहां पे आए और आपने इस गांव की इस रोड के कटने से जो समस्या पैदा हुई उनके बारे में जानकारी ली। मैं यहां पे आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि जो रोड कट रही है, ये खोला कड़ाकोट से सील कपरोली के लिए कट रही है और ये लगभग 5 किलोमीटर की रोड है। इस रोड को करते समय हमारे गांव वालों ने इसका विरोध किया था कि भाई हमने कभी अपनी जमीन के कटने की सहमति गांव वालों ने अपनी तरफ से नहीं दी थी, लेकिन विभाग ने गांव वालों की एक नहीं सुनी। उन्होंने इनको गुमराह किया गांव वालों को कि आपके लोगों ने, अधिकतर लोगों ने सहमति दे रखी है, लेकिन ये जबरदस्ती लोग, लेडीज लोग तो हमारे जो है आगे आते रहे, रोड को रुकवाते रहे, लेकिन वो आगे बिल्कुल रोड को जबरदस्ती तानाशाही करके काटते रहे। हमारे गांव में बहुत सारी जमीन भी कट गई, लेकिन जमीन कटने से पहले इन्होंने कुछ सलाह नहीं की ना। उसके बाद जो हमारी ये पाइपलाइन थी, ये भी उन्होंने बहुत विवाद कर दी।
मनी पाइपलाइन जो थी ये 2-3 गांव में जो पानी जाता था वो भी खत्म हो गया ना। 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने से हम पानी के लिए तरस रहे हैं। हमें ऐसी कोई वो नहीं है कि रोड जाए, रोड जानी चाहिए, सुविधा सबको होनी चाहिए। इतनी जा रही है कि खेती कटिंग में अलग है, दवान में अलग है, पेड़ पौधे जो वो थे क्या। रोड काटने के बाद जो है लोगों ने बीच में रुकवाई भी, विभाग भी पहुंचे यहाँ पर, तो रोड रुकई। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जैसे लोग सो जाते थे तो रात को इनका काम शुरू होता था। तो ये रोड काटते थे तो ये कहीं इनका न डंपिंग वो हुआ, इन्होंने सीधे लोगों के खेत दबाए और धीरे धीरे देखा हमने कि सब जो रास्ते थे वो अपने मेन रास्ते इन्होंने खत्म कर दिए। छोटे छोटे बच्चे जाते थे हमारे बेसिक स्कूल में, वहाँ भी इन्होंने जो है रास्ते खत्म कर दिए। अब जो मेन रास्ते थे वो बंद हो गए और जो लोगों के खेत हैं वहाँ से लोग चढ़ना शुरू कर रहे हैं। दयाल सिंह रावत। क्या जो ये सड़क यहाँ से कट रही है इसके चलते ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है, क्या कुछ नुकसान हो रहा है? सबसे पहले धन्यवाद न्यूज़ नेशनल, आपने यहाँ पर समय दिया। हमारे इस गांव की काफ़ी परेशानी बढ़ चुकी है इस रोड के कटने से। यहाँ पर लोगों की मांग ये है कि जैसे ये खेत कटे हैं, डंपिंग जोन इन्होंने जो गलत तरीके से किया हुआ है। देहरादून में विकास के नाम पर पेड़ों के कटान पर पर्यावरण प्रेमी अब सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। पिछले दिनों आपको बताते चलें कि खलंगा में पेयजल परियोजना के नाम पर सैकड़ों पेड़ काटे जाने पर योजना बनाई जा रही थी, जिसका लोगों ने जमकर विरोध किया था। लेकिन पर्यावरण प्रेमी के विरोध के बाद में फिलहाल ये योजना रोकी गई है। वहीं अब देहरादून में आपको बताते चले कि दिलाराम चौक से सीएम आवास के आसपास पेड़ों के कटान की योजना का पर्यावरण प्रेमी विरोध कर रहे हैं। दिलाराम चौक पर पर्यावरण प्रेमी एकत्रित हुए हैं। उन्होंने पेड़ों के कटान के विरोध में 23 जून को दिलाराम चौक से हाथी बड़कला तक जो है वो पैदल मार्च को सफल बनाने का आह्वान भी किया। और साथ ही विशेषज्ञों का भी मानना है कि लगातार शहर के कंक्रीटीकरण और पेड़ों के कटान से तापमान में बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में पेड़ और प्राकृतिक जो है वो खत्म होगी तो लोगों का पतन भी निश्चित है। देखिए, इसको दो तरह से समझना चाहिए। एक तो विश्व भर में इस बार जो गर्मी ने दिखाया है, वो अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो और भारत, इन सब में गर्मी का प्रकोप इसलिए बढ़ा कि एल नीनो बड़ा एक्टिव हो गया था, समुद्र तप गए थे बुरी तरह। पर सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमने प्रकृति के प्रति गंभीरता आज तक नहीं दिखाई है। देहरादून का जहां तक सवाल है तो देहरादून ने भी पहली बार 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखा है और जिस रूप में देखा है वो ठीक नहीं समझा जा सकता। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड चार धाम यात्रा के लिए पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें। अगर आप चार धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registration&touristcare.uk.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण कराए बिना यात्रा न करें। रजिस्ट्रेशन में जिस धाम के दर्शन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, उस धाम का दर्शन उसी दिन ही करें। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षित एवं सुखद चार धाम यात्रा की कामना करती है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आ रही है, जहां पर प्रदेश में प्री मॉनसून का आगाज हो चुका है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर प्री मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है। भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 25 जून के बाद कभी भी आ सकता है मॉनसून। नैनीताल, चंपावत और साथ ही भारी बारिश की चेतावनी भी इस इलाके में जारी की गई है। पिथौरागढ़, बागेश्वर के लिए भी चेतावनी जारी की है। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश को लेकर ये ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 25 जून के बाद कभी भी मॉनसून का आगाज हो सकता है और साथ ही पिथौरागढ़, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में प्री मॉनसून का आगाज हो चुका है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। भारी बारिश को लेकर ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 25 जून के बाद कभी भी मॉनसून दस्तक दे सकता है। हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने पिछले आपदा में बरसात के कारण हुए नुकसान वाले स्थान पर आपदा से बचाव हेतु किए जा रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है और कलसिया और रक्सिया नाले से होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए आपदा मद से भी किया जा रहा कार्यों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को भी मानसून से पहले कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने भी कहा कि जनपद के समस्त नगरीय क्षेत्रों में मानसून से पूर्व बरसात अतिवृष्टि से जो है वो नगरीय क्षेत्रों में नाले नालियों कचरा, जो भी कूड़ा कचरा है उसकी सफाई नहीं किए जाने के कारण जल भराव की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है, जिसको लेकर लगातार जांच की जा रही है। आपको बताते चलें कि खबर मानसून को लेकर है, जहां पर मानसून को लेकर प्रशासन अलर्ट है। डीएम ने तैयारियों का जायजा लिया है और अधिकारियों को भी कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं। दरअसल मानसून 25 जून तक आने की उम्मीद भी जताई जा रही है और इसी को लेकर प्री मानसून की शुरुआत भी हो चुकी है और जिसको देखते हुए लगातार सभी जगह का निरीक्षण भी किया जा रहा ताकि किसी तरीके की कोई भी समस्या बारिश को लेकर न देखने को मिले। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि हल्द्वानी से हैं, जहां पर मानसून को लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट है। डीएम ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। आपदा में पिछली बार हमारा जो नुकसान हुआ था मेजर रक्सिया और कलसिया नाले से, उसमें इस बार चैनलाइजेशन का काम हमने काफ़ी पहले विभागों को धनराशि सैंक्शन कर दी थी। उसी काम की जो प्रगति है उसका आज निरीक्षण किया है। एक दो जगह नगर निगम और सिंचाई विभाग के जो काम है उसमें अभी थोड़ी सी जो डिले है वो हो रहा है, उसको विभाग को 1 हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अन्य भी जो काम है आपदा से संबंधित, उनको समय से पूर्ण करे जाने के लिए विभागों को बताया है। रोड चौड़ीकरण के हमारे जो मैटर हैं वो काफ़ी सारे इश्यूज़ की वजह से उसमें डिले चल रहा था, जैसे पोल काफ़ी शिफ्ट होने हैं और अभी पीक सीज़न है गर्मी का, उसकी वजह से बिजली का शटडाउन जो है लेना संभव नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से पोल की शिफ्टिंग हमारी डिले हुई और पेड़ों की शिफ्टिंग का भी एक मैटर है जिसमें कुछ पेड़ रिलोकेट करे जाने हैं, तो उसमें समय लगेगा। भीषण और झुलसा देने वाली गर्मी के बीच में अल्मोड़ा में दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश ने बढ़ते पारे से राहत पहुंचाई है। मानसून आने के बाद जंगलों में सुलग रही आग पर अब रोक लगेगी। पूरी तरह से वन अग्नि बंद होगी और साथ ही किसानों की खेती के लिए ये बारिश लाभकारी भी साबित होगी। आपको बताते चलें कि बारिश का दौर अब शुरू हो चुका है और जिसको लेकर लगातार आपको बताते चलें कि वन अग्नि के जो मामले सामने आ रहे थे उसमें भी अब रोक लगने की उम्मीद जताई गई है और साथ ही दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदल गया। तस्वीरें भी देख सकते हैं, अल्मोड़ा से हैं, जहां पर झमाझम बारिश हुई है जिससे गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है और साथ ही वन अग्नि के मामले भी अब जो सामने आ रहे थे उस पर भी लगाम लगेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सचिवालय में हुई है और लोकसभा चुनाव के बाद में हुई इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी। सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन, सहकारिता और ऊर्जा, वित्त, स्वास्थ्य सहित कई विभागों के 12 विषय कैबिनेट में रखे गए। सचिव शैलेश बगौली ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों में को जो मंजूरी है वो दे दी गई है और अभी तक इस विषय में 65 पद थे। वहीं उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को बैंक के जरिए एक्सीडेंटल बेनिफिट भी दिया जाएगा। इसके लिए सरकार बैंकों के साथ MOU भी करेगी। पर्यटन नीति 2018 में संशोधन को लेकर मंजूरी भी दी गई है। पहला मत था ये ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग का। तो इसमें विद्युत सुरक्षा विभाग का जो ढांचा है अभी हमारे पास काफ़ी कम पद हैं, तो इसमें लगभग 80 नए पद क्रिएट करने का प्रस्ताव था विभाग का, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। ये विद्युत सुरक्षा विभाग का ढांचा है, ये अलग अलग लेवल के पद हैं, लगभग 80 पद एक्स्ट्रा करने के लिए, ये जिलों में भी है, राज्य स्तर में भी है। तो ये अलग अलग ढांचा था, तो वो स्वीकृति दी गई इसकी। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में रोजाना बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, जिसे देखते हुए धामी सरकार लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। इस बात को लेकर पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज ने भी कहा कि चारधाम यात्रा में अब कुल 22,98,801 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी उसके मुताबिक अवलोकन करते हुए लोगों को दर्शन करने दिया जाएगा। सभी सीनियर सिटीजन यात्रियों से निवेदन है कि धाम पर जाने से पहले एक रात का विश्राम जरूर करें। चारधाम यात्रा में अभी तक जो दर्शनार्थियों की जो संख्या है, यमुनोत्री के अंदर 3,94,742 है, गंगोत्री में 4,02,566 है, केदारनाथ में 8,55,948 है, बद्रीनाथ में 5,75,055 है, हेमकुंड साहब में 77,500 है। अभी तक कुल यात्री जो हैं 22,98,801 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कार्यों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य की वर्तमान सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर देहरादून शहर का बुरा हाल हो रखा है। देहरादून की सड़कें जगह जगह खुदी पड़ी हैं, जिसका खामियाजा देहरादून की आम जनता को भी उठाना पड़ रहा है। सरकार का स्मार्ट सिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने धामी सरकार पर भी बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केवल 2 अधिकारी सरकार को चला रहे हैं, धामी सरकार नहीं चला रहे, चाहे वो विद्युत विभाग हो या फिर अन्य विभाग हो। उनमें भी सिर्फ उत्तराखंड के 2 अधिकारी और आर मीनाक्षी सुंदरम और विनय शंकर पांडे ही सरकार को चला रहे हैं। देखिए, इसमें कलई तभी खुल गई जब बीजेपी के अपने विधायकों ने, खजानदास जी ने, आदरणीय हमारे पुराने जो हमारे मेयर साहब हैं, चमोली साहब ने, उन्होंने खुद इस पर प्रश्न उठाए हैं। इसमें विपक्ष को कहने के लिए हम तो कई बार कह चुके, जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने ये बात उठाई तो इससे समझा जा सकता है कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ केवल 2 अधिकारियों की सरकार चल रही है, धामी सरकार नहीं चला रहे। इस समय 2 अधिकारी इस सरकार को चला रहे हैं, और चाहे वो हमारा विद्युत विभाग हो, ऊर्जा निगम, चाहे वो अन्य किस्म के काम हो रहे, उसमें केवल सुंदरम और पांडे ही चल रही है और बाकी कुछ नहीं हो रहा। सरकार अपने दिमाग से नहीं चल रही। राजपुरे में इतना ही। नमस्कार।